गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वह प्रमुख अभिलेख एवं उनसे संबंधित शासकों से है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। एक और अभिलेख दिया गया है, दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख था, उसका संबंध था कलिंग नरेश खारवेल से। तो इसका सही हो जाएगा कलिंग नरेश खारवेल। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। इसे कलिंग नरेश खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। अगर पूछ लिया जाए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो यह उत्कीर्ण करवाया था कलिंग नरेश खारवेल द्वारा। यह किस भाषा में था? यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके अनुसार जो हाथी गुम्फा अभिलेख था, इसके अनुसार बताया जाता है कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य के राजा प्राचीन एल वंश के चेती या छेदी क्षत्रिय थे। जो कलिंग नरेश खारवेल थे वह एल वंश के चेती या चेदी क्षत्रिय थे। चेदी वंश में महामेधवान नाम का प्रतापी राजा हुआ था, जिसने मौर्य की निर्बलता से लाभ उठाकर कलिंग में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। महामेधवान की तीसरी पीढ़ी में खारवेल हुआ था, जिसका वृत्तांत हाथी गुम्फा अभिलेख में विशद रूप से उल्लिखित है। अर्थात अगर पूछ लिया जाए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था, तो वह करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने। और यह कलिंग जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह किस भाषा में दिया गया था? तो ये जो भाषा में उत्कीर्ण किया गया था यह प्राकृत भाषा थी। और ये किस वंश से संबंधित थे कलिंग नरेश खारवेल? तो वह एल वंश के चेती या चेदी क्षत्रिय थे। तो आपको इन सब की पॉइंट को ध्यान देकर चलना है। तो चलिए अगले अभिलेख की तरफ चलते हैं। अगला अभिलेख दे गया ऐहोल अभिलेख। ये ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था पुलकेशिन द्वितीय से। अगर ऐहोल अभिलेख के बारे में पूछा जाए कि ऐहोल अभिलेख किस राज्य से संबंधित था, तो ये संबंधित था पुलकेशिन द्वितीय से। चलिए इसके बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। इसका की पॉइंट देखते हैं कि यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन करता है। जो ऐहोल अभिलेख था उसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जितने युद्ध में विजय हुए वह उसका वर्णन करता था। इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इस अभिलेख में पल्लवों पर चालुक्यों की जीत का भी जिक्र है। जो ये अभिलेख है, यह अभिलेख बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो जो दूसरा की पॉइंट है वह है कि इसमें पल्लवों पर चालुक्यों की जीत का भी जिक्र है। तो चलिए अगले अभिलेख की तरफ चलते हैं। अगला अभिलेख दिया गया है, यह है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित था? तो नासिक अभिलेख संबंधित था गौतमीपुत्र बलश्री से। गौतमी बलश्री कौन थी? तो यह गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे उन्हीं की माता थी। चलिए इसके बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। चलिए की पॉइंट दिया गया है कि नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी और उनकी माँ गौतमी बलश्री से जुड़े हुए हैं। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थी और उनकी माँ गौतमी बलश्री, यह इनसे ही संबंधित अभिलेख है। इस अभिलेख में देखिए क्या कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के 23वें शासक थे और गौतमी बलश्री ने अपने बेटे गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजयों के बारे में नासिक शिलालेख जारी किया था। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, इनके विजयों का जो उल्लेख किया गया है वह नासिक अभिलेख में किया गया है। और ये किसने जारी किया था? ये उनकी माता ने जारी किया था। इनकी माता क्या थी? ये गौतमी बालश्री थी। चलिए इस शिलालेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख भी है। इस शिलालेख में नागार्पण की तथा उनकी जीत का भी वर्णन है। तो अर्थात शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए कि जो नासिक अभिलेख था यह गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो विजय अभियान थे उसका वर्णन करता है। चलिए अगले अभिलेख की तरफ चलते हैं। अगला अभिलेख दिया गया जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित था? तो जूनागढ़ अभिलेख जो संबंधित था वह रुद्रदमन से संबंधित था। तो जूनागढ़ अभिलेख पूछ लिया जाए कि ये किस शासक से संबंधित है, तो वह रुद्रदमन से संबंधित है। तो चलिए जूनागढ़ अभिलेख के बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। क्या क्या कहता है जूनागढ़ अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख जिसे रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि जूनागढ़ अभिलेख का दूसरा नाम क्या है, तो आप सब जानते हैं कि बताया है जैसे कि इसे रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। तो गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित एक शिलालेख है। अर्थात ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये गिरनार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ही इसे जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। यह गिरनार शिलालेख कहा जाता है। यह शिलालेख पश्चिमी क्षेत्र
वंश के राजा रुद्रदमन प्रथम ने बनवाया था। अर्थात पूछा कि जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था, तो ये रुद्रदमन प्रथम ने बनवाया था। और यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह शिलालेख शक संवत 72 का है। तो जो शक संवत 72 है उस इसमें शक संवत 72 अर्थात 150 से 151 ईस्वी में इसको उत्कृत करवाया गया था। यह शिलालेख अपने काव्य छंद के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शिलालेख पे जो काव्य छंद लिखे गए थे उसके लिए भी यह शिलालेख जाना जाता है। इस शिलालेख में उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत का माध्यम भी है। यह शिलालेख जो है वह उस समय की सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। इस शिलालेख में रुद्रदमन ने सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में बताया है। जो सुदर्शन झील का मरम्मत किया गया था इसका उल्लेख इस शिलालेख में किया गया है। चलिए अगले अभिलेख की तरफ चलते हैं। अगला अभिलेख दिया गया है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो यह संबंधित था समुद्रगुप्त से। चलिए इसके बारे में भी कुछ की पॉइंट जान लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति का अन्य नाम इलाहाबाद स्तंभ लेख या इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं। जो प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ है इसे इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं या इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी कहते हैं। तो जो प्रयाग प्रशस्ति एक लौह स्तंभ पर अंकित काव्य में लेख है। यह जो प्रयाग स्तंभ लेख है यह एक लौह स्तंभ पर इस पे अंकित किया गया है, जिसमें सम्राट समुद्रगुप्त की विजय गाथा ली गई है। जो समुद्रगुप्त की विजय गाथा थी उसका संपूर्ण चित्रण समझ लीजिए कर दिया गया है इस विषय स्तंभ पर। तो इस यह काव्य में लेख के रचयिता महादंड नायक ध्रुवमती के सुपुत्र हरिशेर थे, जिन्होंने अशोक स्तंभ पर उक्त लेख को अंकित करवाया था। अर्थात इस पर जो अंकन का कार्य किसने किया था, वह ध्रुवमती के सुपुत्र हरिशेर ने किया था और अशोक स्तंभ पर उक्त लेख को इन्होंने ही अंकित करवाया था। चलिए अगले अभिलेख की तरफ चलते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला अभिलेख दिया मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख के बारे में जानते हैं कि मंदसौर अभिलेख किसने बनवाया था, तो यह संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। जो मंदसौर का अभिलेख है यह संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। तो चलिए इसके बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि जो मंदसौर अभिलेख है इसमें कई अभिलेख मिले हैं। मंदसौर में एक स्थान का नाम मंदसौर है, वहाँ पर कई अभिलेख मिले हुए हैं, जिसमें इसकी व्याख्या क्या कहता है देखते हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख अभिलेख ये हैं कि यशोधर्मन विष्णुधर्मन का मंदसौर शिलालेख यह शिलालेख है। यह शिलालेख गुप्त लिपि में लिखा गया है। जो मंदसौर का अभिलेख है यह किस लिपि में लिखा गया है, यह लिखा गया गुप्त लिपि में लिखा गया है और इसकी रचना लगभग 532 ईस्वी में हुई थी। अर्थात जो मंदसौर का अभिलेख है इसकी रचना कब की गई थी, 532 ईस्वी में की गई थी। यह शिलालेख 2 फुट चौड़ा, 1.5 फीट ऊंचा और 2.5 फीट इंच मोटे पत्थर पर लिखा गया था। यह शिलालेख प्राकृत पाली मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अर्थात इस पर प्राकृत भाषा का भी, पाली भाषा का भी तब मिश्रित संस्कृत भाषा का भी प्रयोग हुआ था। तो इस शिलालेख में कुछ की शुरुआत ओम से होती है। अर्थात जो ये शिलालेख है इस पर सर्वप्रथम ओम का उत्कृत कराया गया था। अर्थात सर्वप्रथम इस पे ओम लिखा गया था और इसमें शिव के मंगलाचरण भी लिखे गए हैं। अर्थात भगवान शिव के मंगलाचरण भी इसमें लिखे गए हैं। इस शिलालेख के पीछे की तरफ सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह और 2 घुड़सवार भी बनाए गए थे। तो चलिए अगले अभिलेख की तरफ चलते हैं। अगला अभिलेख दिया गया ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है प्रतिहार नरेश राजभोज से। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट देखिए क्या कहता है कि ग्वालियर प्रशस्ति की रचना दरबारी कवि बालादित्य ने की थी। शिलालेख में मीर भोज की उपलब्धियों और विजयों पर प्रकाश डाला गया है तथा उनके शासनकाल और योगदान का महिमा मंडन भी किया गया है। यह प्रशस्ति एक ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में कार्य करती है जो उस युग की और शासक की विरासत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। अर्थात जो ग्वालियर अभिलेख था वो उस समय के, अर्थात जब इसकी उत्कीर्ण कार्य कराया गया था इस पर, उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में इसका वर्णन करता है। अर्थात ये हमें ऐतिहासिकता का प्रमाण प्रदान करता है। चलिए अगले अभिलेख की तरफ चलते हैं। अगला अभिलेख दिया गया है कि देवपाड़ा का अभिलेख। देवपाड़ा का अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। तो चलिए कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका की पॉइंट क्या कहता है कि देवपाड़ा अभिलेख जो है वह बंगाल के सेन राजाओं की स्थिति में लिखा गया था। अर्थात जो बंगाल के सेन राजा होते उन्हीं की स्तुति के लिए यह अभिलेख बनाया गया था। अर्थात इस पर उत्कीर्ण कार्य कराया गया था।
यह एक पत्थर का शिलालेख है। इसमें लक्ष्मण सेन के दरबार के मंत्री उमापति द्वारा धारा ने लिखा था, अर्थात जो इसका उत्खनन कार्य कराया गया था, ये कराया गया था सेन राजाओं के द्वारा, मतलब अर्थात सेन राजाओं के बारे में था उन्हीं के द्वारा। और किसने किया था? यह सेन लक्ष्मण सेन जो के थे उनके दरबार के मंत्री उमापति धारा ने किया था। उमापति धारा जो थे ये कई दरबारी कवियों में से एक थे। देवपाड़ा शिलालेख से ही पता चलता है कि विजय सेन ने कामरूप और कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया था। इसके पश्चात संभवतः उत्तर बिहार के कुछ भागों को भी जीता था। विजय सेन ने पाल राजवंश के शेष राजा मदन पाल से उनकी राजधानी गौड़ को जीत लिया था। मदन पाल उत्तर बंगाल पलायन कर गए और आगे के 8 वर्ष तक वहां शासन करता रहा। तो ये जो शिलालेख था ये हमें सेन राजाओं के बारे में ही विस्तार से वर्णन करता है। चलिए देखते हैं